नेक्स्ट जो हमारी केस स्टडी है वो रिलेटेड है ट्रांसफर प्राइसिंग के साथ। किसके साथ रिलेटेड है? ट्रांसफर प्राइसिंग के साथ। और ये काफी इंपॉर्टेंट है अकाउंटिंग के अंदर, टैक्सेशन के अंदर इसका काफी ज्यादा यहाँ पर यूज जो है वो किया जाता है। तो पहले हम डिस्कस करेंगे कि ट्रांसफर प्राइसिंग है क्या। तो ट्रांसफर प्राइसिंग को हम एक सिंपल सी एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे। तो मान के चलिए यहाँ पर एक एक्सवाइजेड कंपनी है जो कि यहाँ पर कार बनाकर मार्केट में सेल करने का काम करती है, यानी कि कारों का बिजनेस है इसका, ठीक है। उसके बाद इसकी एक सब्सिडरी है एबीसी, ठीक है, जो कि यहाँ पर वो स्टील बनाती है जिसका यूज करके एक्सवाइजेड कंपनी अपने कार जो है वो बनाती है, ठीक है। तो एक्सवाइजेड कंपनी ने यहाँ पर क्या किया, अपनी ही सब्सिडरी से जो है वो स्टील को जो है परचेज कर लिया ताकि वो इस स्टील से जो है वो कार जो है वो बना सके। अब प्रॉब्लम क्या आई कि ये इसका प्राइस क्या हुआ, यानी कि किस प्राइस के ऊपर जो है एबीसी कंपनी स्टील को ट्रांसफर करेगा एक्सवाइजेड कंपनी पे। क्योंकि देखो कॉस्ट प्राइस पे तो ये दे नहीं सकता, अगर कॉस्ट प्राइस पे देगा तो इसका प्रॉफिट कहां गया। आपको पता होगा जो सब्सिडरीज है उनको सेपरेटली अपना प्रॉफिट भी शो करना पड़ता है ताकि वो शो हो सके कि वो प्रॉफिटेबल है और वो कंटिन्यू कर सके अपने बिजनेस को, ठीक है। और मार्केट प्राइस पे भी नहीं दे सकता, अगर पूरा मार्केट प्राइस पे ही दे दिया तो फायदा क्या हुआ सब्सिडी से लेने का, ठीक है। तो यहां पर हमें जरूरत पड़ती है ट्रांसफर प्राइसिंग। ट्रांसफर प्राइसिंग का यूज करके हम एक ऐसा प्राइस कैलकुलेट करते हैं जिसके ऊपर हम यहाँ पर सब्सिडीज के बीच में, रिलेटेड एंटिटीज के बीच में गुड्स और सर्विसेज और इंटेंजिबल एसेट्स को जो है वो ट्रांसफर कर पाते हैं, ठीक है। अब ट्रांसफर प्राइसिंग की हेल्प से हम एक ऐसा प्राइस कैलकुलेट करते हैं जिसके ऊपर हम आसानी से सब्सिडीज के बीच में गुड्स को ट्रांसफर कर पाते हैं, और उस प्राइस को हम क्या कहते हैं? आर्म लेंथ प्राइस। उस प्राइस को हम यहाँ पर क्या कहते हैं? आर्म लेंथ प्राइस। आगे ये वर्ड आएगा तो ध्यान में रखिएगा। अब ये आर्म लेंथ प्राइस क्या होता है? देखो आर्म लेंथ प्राइस को समझने से पहले आपको दो चीजें समझनी है। वो है यहाँ पर एक रिलेटेड पार्टी या फिर रिलेटेड एंटिटी। रिलेटेड एंटिटी, ठीक है। और एक है हमारी यहाँ पर अनरिलेटेड एंटिटी, एक है हमारी यहाँ पर अनरिलेटेड एंटिटी, ठीक है। अब ये है क्या, देखो रिलेटेड एंटिटी ऐसी एंटिटीज होती हैं जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं किसी ना किसी तरीके से, और उनका एक दूसरे के ऊपर इन्फ्लुएंस होता है। जैसे एक्स वाई जेड और एबीसी कंपनी, ये पेरेंट कंपनी है, सब्सिडरी कंपनी है, तो ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है और इसका पूरा इन्फ्लुएंस है इसके ऊपर, तो ये दोनों को हम रिलेटेड एंटिटीज जो है वो कहेंगे। अनरिलेटेड एंटिटीज क्या होती है? तो नॉर्मली जिनका आपस में कोई डीप कनेक्शन नहीं होता है। जैसे मान के चलो यहाँ पर एक रैंडम सी कंपनी है, जेड कंपनी, ठीक है। रैंडम सी कंपनी जेड कंपनी जिसका इसके साथ कोई भी रिलेशन जो है वो नहीं है, और ये भी वही स्टील बनाती है जो ये सब्सिडरी जो है वो बनाती है। तो एक्सवाइजेड कंपनी और ये जो जेड कंपनी है उसे हम कहेंगे अनरिलेटेड कंपनी। क्या कहेंगे? अनरिलेटेड कंपनी। अब बात करते हैं आर्म लेंथ प्राइस की। आर्म लेंथ प्राइस क्या होता है? तो नॉर्मली देखो ये जो अनरिलेटेड एंट्रीज होती है इनके बीच में जिस प्राइस के ऊपर ट्रांजेक्शन को सेटल किया जाता है उसे हम आर्म लेंथ प्राइस कहते हैं। जैसे अगर जेड कंपनी यहाँ पर जो है मान के चलो 500 के रेट के ऊपर, 500 के रेट के ऊपर स्टील जो है वो ट्रांसफर कर रही है, तो ये जो प्राइस है इसे हम आर्म लेंथ प्राइस जो है वो कहते हैं। और ट्रांसफर प्राइसिंग के अंदर हम इसी प्राइस को कैलकुलेट करते हैं ताकि इस प्राइस के ऊपर हम जो है रिलेटेड एंटिटीज के बीच में गुड्स और सर्विसेज को ट्रांसफर कर सके। तो आई होप आपको यहाँ पे जो ट्रांसफर प्राइसिंग है और उसका क्या काम होता है वो अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब हम केस स्टडी को डिस्कस कर लेते हैं। ट्रांसफर प्राइसिंग रेफर्स टू द प्राइसिंग ऑफ गुड्स or services or intangible asset transferred between divisions, subsidiaries, entities within the same multinational corporation, ठीक है। तो बेसिकली जब हम सब्सिडीज के बीच में सेम एंटिटीज के बीच में गुड्स और सर्विसेज को ट्रांसफर करते हैं तो उसकी जो प्राइसिंग हम करते हैं उसी को ट्रांसफर प्राइसिंग कहते हैं। इट प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन डिटरमाइन द प्रॉफिट एलोकेशन अमंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंपनी एंड ऑपरेट इन वेरियस जुरिडिक्शन। तो ये प्रॉफिट एलोकेशन में काफी इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करती है। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको हम फटाफट से जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको हम फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट डज द टर्म आर्म लेंथ प्राइस रेफर टू? तो जो हमारे यहाँ पर आर्म लेंथ प्राइस है उसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब ऑलरेडी मैंने आपको समझा दिया है। द प्राइस एट विच गुड्स और सर्विसेज और इंटेंजिबल एसेट्स आर एक्सचेंज बिटवीन रिलेटेड पार्टीज इन अ ट्रांजेक्शन, यानी कि इस ट्रांजेक्शन के अंदर जब रिलेटेड पार्टीज, मतलब मैंने आपको समझाया हुआ है, गुड्स और सर्विसेज को जिस प्राइस के ऊपर ट्रांसफर करते हैं उसे हम आर्म लेंथ प्राइस कहते हैं। या फिर द प्राइस सेट बाय गवर्नमेंट एजेंसी फॉर सर्टेन गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि गवर्नमेंट एजेंसी ने जो प्राइस सेट किया है। या फिर द प्राइस एट विच गुड्स और सर्विसेज इंटेंजिबल एसेट्स आर बोट एंड सोल्ड बिटवीन अनरिलेटेड पार्टीज इन अ ट्रांजेक्शन। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो देखो अनरिलेटेड पार्टीज के बीच में गुड्स और सर्विसेज और इंटेंजिबल एसेट को जिस प्राइस पे खरीदा और बेचा जाता है उसी प्राइस को हम आर्म लेंथ प्राइस जो है वो कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं
Which international organization provides guidance and recommendation on transfer pricing practices, offering guidance on applying arm length principle and transfer pricing methodology? ठीक है, तो कौन सी यहाँ पर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यहाँ पर गाइडेंस और रेकमेंडेशन प्रोवाइड करते हैं ट्रांसफर प्राइसिंग प्रैक्टिसेस के लिए, कि हमें ट्रांसफर प्राइसिंग कैसे करनी है, कैसे हमें आर्म लेंथ प्रिंसिपल को इंप्लीमेंट करना है और कैसे हमें ट्रांसफर प्राइसिंग मैथोलॉजी को यूज करना है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि जो किसी कंट्री के साथ एसोसिएटेड नहीं है बल्कि वर्ल्ड लेवल पे जो है वो काम करे, मल्टीपल कंट्रीज इसके मेंबर हैं। पहला है यूनाइटेड नेशन, दूसरा है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तीसरा है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, चौथा है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? फटाफट से चैट बॉक्स में बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, फटाफट से बता दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन डेवलपमेंट, ये हमारा करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, इफ अ मल्टीनेशनल कंपनी sells a product to a subsidiary, the price is compared to similar sales made by unrelated companies in a comparable market condition. This statement represent which method of transfer pricing? ठीक है, तो देखो जब हम ट्रांसफर प्राइसिंग करते हैं तो हमारे पास कई सारे मेथड अवेलेबल होते हैं। ठीक है, अब ये मेथड जो है इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है हमारा कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस मेथड, इस क्वेश्चन का जो आंसर है। अब ये कैसे काम करता है इसको एक एग्जांपल के हेल्प से मैं आपको समझाना चाहूंगा। ठीक है, तो एग्जांपल लेके चलिए, यहाँ पर एक ए कंपनी है, उसकी एक सब्सिडरी है बी कंपनी, ठीक है, और एक यहाँ पर सी कंपनी है जो कि एक इंडिपेंडेंट कंपनी। ओके, तो यहाँ पर बी कंपनी जो है ए कंपनी को स्टील जो है वो ट्रांसफर करना चाहती है, मान लो ये कार बना के मार्केट में सेल करती है। ठीक है, और ये जो सी कंपनी ये भी जो है वो ही स्टील बनाती है जो कि ए कार ए पर्सन को जो है वो चाहिए होती है। ठीक है, तो बी पर्सन ने यहाँ पर क्या किया, सी स्टील जो है वो ट्रांसफर किया और प्राइस कैसे कैलकुलेट किया, तो बेसिकली पहले बी पर्सन ने, जो बी कंपनी है उसने देखा कि अगर यही सेम ट्रांजेक्शन ए और सी कंपनी के बीच में हुई होती तो ये ट्रांजेक्शन किस प्राइस पे सेटल होती। मान के चलो 500 रुपए पे हो रही है, तो इसने 500 रुपए जो है वो वहां पर चार्ज किया, तो इस मेथड को हम क्या कहते हैं, कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस मेथड, जिसको हम शॉर्ट में कप मेथड भी कहते हैं। तो बेसिकली इसके अंदर जब हम गुड्स को ट्रांसफर करते हैं सब्सिडरी के बीच में, तो हम बेसिकली क्या करते हैं, उस सेल्स को कंपेयर करते हैं अनरिलेटेड कंपनीज के बीच में जो सेल्स हुई है उनके साथ, उसके प्राइस के साथ, और उस प्राइस पे जो है हम अपना जो प्राइस है वो डिटरमाइन कर लेते हैं। तो इसको कंपेरेबल अनकंट्रोल प्राइस मेथड जो है वो कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, which of the following is a transfer pricing method used if a parent company provide manufacturing services to its subsidiary? तो देखो पेरेंट कंपनी अपने सब्सिडरी को मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, अब उसे जानना है कि उसे कितने प्राइस पे ये सर्विसेज प्रोवाइड करनी चाहिए। तो उसने क्या किया, जो भी पेरेंट कंपनी की एक्चुअल एक्चुअल कॉस्ट थी उसकी, उसके अंदर एक प्रॉफिट जो है अपना ऐड कर लिया। जैसे मान के चलिए एक एक्स कंपनी थी और यहाँ पे एक जेड कंपनी थी, एक्स कंपनी जेड कंपनी जो है एक्स कंपनी की सब्सिडरी थी, तो एक्स कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज दे रहा था उसकी कॉस्ट आ रही थी 500 रुपए, इसने क्या किया, इसमें अपना थोड़ा सा प्रॉफिट यहाँ पर ऐड कर लिया, मान लीजिए 100 रुपए, और 600 रुपए के ऊपर ही मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर दी। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे कॉस्ट प्लस मेथड, जिसके अंदर हमारी जो भी कॉस्ट आई होती है उसके अंदर हमारा एक प्रॉफिट मार्जिन हम ऐड कर देते हैं और उससे प्राइस जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, your MNC has a subsidiaries in different countries, each contributing the overall profitability. Which transfer pricing method allocates profit based on the contribution of each entity to that MNC profitability? ठीक है, तो देखो इस मेथड को मैं एक एग्जांपल की हेल्प से समझाना चाहूंगा। इस क्वेश्चन का आंसर पहले बता दूं, इसे हम प्रॉफिट स्प्लिट मेथड कहते हैं। पहले हम एक एग्जांपल लेंगे, फिर उससे क्वेश्चन को समझेंगे, फिर आंसर भी बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, आंसर वैसे मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। तो मान के चलिए यहाँ पर एक एक्स कंपनी है, ठीक है, ये पेरेंट कंपनी है और इसके यहाँ पर 3 सब्सिडरीज है, ए बी और सी। ठीक है, ए बी और सी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो पूरी की पूरी ग्रुप है, यानी कि पूरा पूरा जो कंपनी का ग्रुप है, इनका जो ओवरऑल प्रॉफिट आया है वो 1 लाख रुपए आया है। ठीक है, 1 लाख रुपए आया है, मान के चलिए, बस इतना तो नहीं आता, फिर भी मान के चलिए, एक काम करिए, ठीक है 1 लाख रुपए आया है। अब देखो ये जो 1 लाख प्रॉफिट है इसके अंदर पेरेंट कंपनी का जो हिस्सा है, यानी कि इसने जो कंट्रीब्यूट किया है 1 लाख प्रॉफिट कमाने में, वो है 50% का। यानी कि ये जो प्रॉफिट हुआ है 50% जो प्रॉफिट है वो किसको डिनोट करेगा, पेरेंट कंपनी को जाएगा। उसमें से जो ए सब्सिडरीज है उसने यहाँ पर 20% कॉन्ट्रीब्यूट किया है, बी ने 20% कॉन्ट्रीब्यूट किया है और सी ने यहाँ पर 10% कॉन्ट्रीब्यूट किया है। तो इनके कॉन्ट्रीब्यूशन के हिसाब से ही हमने इनको प्रॉफिट भी एलोकेट कर दिया, यानी कि 50,000 प्रॉफिट एक्स पेरेंट कंपनी के पास चला गया,
50,000 20,000 रुपए जो है ए कंपनी के पास, ए सब्सिडरी के पास चला गया, और 20,000 रुपए बी सब्सिडरी के पास चला गया, सी के पास भी 10,000 रुपए चला गया। ठीक है, तो ये जो मेथड है इसे हम प्रॉफिट स्प्लिट मेथड कहते हैं। पहले हम पूरी की पूरी जो पेरेंट कंपनी होती है उनकी जो ओवरऑल प्रॉफिट होता है उसे कैलकुलेट करते हैं, फिर ईच एंटिटी का जो भी कंट्रीब्यूशन होता है उसके बेस पर हम प्रॉफिट जो है उनको एलोकेट जो है वो कर देते हैं। तो यहाँ पर हमें प्राइस को कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं होती है, हम कॉस्ट प्राइस पे ही यहाँ पर सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर देते हैं, क्योंकि बाद में प्रॉफिट तो मिल ही जाना है ओवरऑल प्रॉफिट से। तो प्रॉफिट स्प्लिट मेथड हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा।